नमस्कार मेरे बहादुर साथियों। मेरा नाम है शशांक और खौफ नगर में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम धीरज है और ये बात सन 1998 की है। उस समय मेरी उम्र करीब 32 साल थी। जिंदगी का वो दौर चल रहा था जब इंसान सबसे ज्यादा टूटता है। नौकरी छूट चुकी थी, जेब खाली थी और घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। पिताजी बूढ़े हो चुके थे और माँ को सांस की बीमारी थी। सर्दी के मौसम में तो उनकी हालत बेहाल हो जाती थी। छोटा भाई अभी 10वीं में पढ़ रहा था, इसलिए घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। शहर में मैंने एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क की नौकरी की थी, लेकिन कंपनी बंद हो गई और मैं बेरोजगार हो गया। कई महीनों तक मैंने शहर में काम ढूंढा। हर दिन सुबह निकलता, शाम को खाली हाथ लौटता। एक बार तो मुझे लगा कि फैक्ट्री में मजदूरी मिल जाएगी, लेकिन वहां भी सिफारिश चाहिए थी। हर जगह निराशा ही हाथ लगी। आखिरकार थक हार कर मुझे वापस अपने गांव आना पड़ा, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से इलाके में था। गांव का नाम था रामपुर और यहाँ से निकटतम शहर कोई 30 किलोमीटर दूर था। गांव में ना तो कोई फैक्ट्री थी और ना कोई दूसरा काम धंधा। गांव के नाम पर कुछ खास था नहीं और खेत भी हमारे पास ज़्यादा नहीं थे। बस 3 बीघा ज़मीन, जिसमें से आधी में बाढ़ का पानी खड़ा हो जाता था। मैं रोज सोचता था कि क्या करूं, कैसे करूं। पिताजी का दवाई का खर्च, माँ का अस्थमा, भाई की फीस, सब सिर पर सवार था। ऐसे में एक दिन गांव के प्रधान ने मुझे बुलाया। प्रधान का नाम था चौधरी हरिओम सिंह और वो हमारे दूर के रिश्तेदार भी लगते थे। उनके घर बड़ा सा आंगन था जहां वो बैठकर हुक्का पीते थे। मैं उनके घर गया तो उन्होंने मुझे देखते ही कहा, बैठ बेटा। मैं चारपाई पर बैठ गया। उन्होंने हुक्का पीते हुए कहा, एक काम है, अगर तुम करना चाहो तो। मैंने तुरंत पूछा, क्या काम है चौधरी साहब? मेरी आवाज में मजबूरी साफ झलक रही थी। वो थोड़ा रुके, फिर बोले, कब्रिस्तान का चौकीदार। एक पल के लिए मैं चुप हो गया। गांव के उस कब्रिस्तान के बारे में मैंने बचपन से अजीब अजीब बातें सुनी थी। ये कोई साधारण कब्रिस्तान नहीं था। ये गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर पुराने पीपल और बरगद के घने जंगल के बीच बना हुआ था। कहते थे कि यह कब्रिस्तान करीब 200 साल पुराना है और अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ था। किसी ने कहा कि यहाँ कभी एक तांत्रिक ने अपनी साधना की थी और उसके बाद से ये जगह अशांत हो गई। लोग दिन में भी वहाँ जाने से कतराते हैं और रात की तो बात ही अलग थी। कहते थे कि रात में यहाँ से खराब खराब आवाज़ें आती हैं, कभी रोने की, कभी चीखने की। एक बार किसी शराबी ने शर्त जीतने के लिए वहाँ रात बिताई थी और अगली सुबह वो पागल हालत में कब्रों के बीच पड़ा मिला था। वो आज तक ठीक नहीं हुआ। गांव के बाहर ही पड़ा रहता है, बड़बड़ाता रहता है। लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। घर में दाल रोटी का भी संकट था, तो मैंने हाँ कर दी। प्रधान साहब ने मुझे अजीब नजरों से देखा, जैसे वो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि मैं मान जाऊंगा। उन्होंने धीरे से कहा, सोच लो, ये काम आसान नहीं है। अभी तक कोई भी 2 महीने से ज्यादा टिक नहीं है पाया वहां। 3 चौकीदार पहले भाग चुके हैं, एक तो तीसरे दिन ही भाग आया। मैंने बस इतना कहा, मजबूरी है चौधरी साहब, और मजबूरी के आगे कुछ नहीं चलता। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, 300 रुपये महीना मिलेंगे और राशन का गट्ठर हफ्ते में एक बार। शाम के पहले अपना सामान लेकर वहां पहुंच जाना और ध्यान रखना, शाम ढलने के बाद वहां मत जाना। और हाँ, एक बात और, गेट रात को बंद कर देना, खुला मत छोड़ना। तो शाम होते होते मैं अपना ज़रूरत का थोड़ा बहुत सामान सामान लेकर कब्रिस्तान की तरफ गया। माँ मेरे पीछे बाई है और रोते हुए बोली, बेटा मत जा, कोई और काम ढूंढ लेंगे। पिताजी दरवाजे पर खड़े थे। उनके चेहरे पर मजबूरी और लाचारी दोनों थी। मैंने माँ से कहा, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। मैं वहां सिर्फ रात को सोता हूँ, दिन में यही रहूंगा। मैंने उन्हें मना कर कर निकल गया, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। गांव से थोड़ी दूरी पर पुराने पेड़ों के बीच वो कब्रिस्तान बना हुआ था। रास्ता पतला और ऊबड़ खाबड़ था। दोनों तरफ झाड़ियां थी, चारों तरफ टूटी फूटी दीवारें। कई जगह से दीवार गिर चुकी थी, ईंटें बिखरी पड़ी थी और सामने
एक जंग लगा लोहे का गेट। गेट पर कोई ताला नहीं था, बस एक लोहे की कुंडी लगी थी। मैंने गेट खोला और अंदर कदम रखते ही माहौल बदल गया। बाहर जितनी गर्मी थी, अंदर उतनी ही ठंडक। ऐसा लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। हवा में नमी थी और एक हल्की सी गंध, सड़ी हुई पत्ती और गीली मिट्टी की मिली जुली गंध। चारों तरफ कब्रें, कुछ नई जिनकी मिट्टी अभी गीली थी और कुछ बहुत पुरानी जिन पर घास उगाई थी। कुछ कब्रों पर नाम की पट्टियाँ थी, कुछ पर सिर्फ पत्थर रखे थे और बीच में एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी, वही चौकीदार का ठिकाना। झोपड़ी इतनी पुरानी थी कि उसकी छत के कुछ हिस्से गिर चुके थे, दीवारों पर सीलन थी और दरवाज़ा टेढ़ा लगा हुआ था। मैंने अपना सामान वहीं रखा और बैठ गया। झाड़ू से झोपड़ी साफ की, चारपाई बिछाई और बाहर आकर कब्रों के बीच नज़र दौड़ाई। दिन में यहाँ कुछ खास नहीं था, बस एक सूना सा मैदान था जहाँ कुछ पत्थर और मिट्टी के ढेर थे। पेड़ों पर चिड़िया बैठी थी, हवा चल रही थी। मैंने सोचा लोग बेवजह डरते हैं, यहाँ तो सिर्फ सन्नाटा है और कुछ भी नहीं। शाम ढलते ही मैंने चूल्हा जलाया। लकड़ियाँ सूखी पड़ी थी, आसानी से आग लग गई। मैंने रोटी बनाई और नमक मिर्च लगाकर रोटी खा ली। खाने के बाद मैं चारपाई पर लेट गया और आसमान की तरफ देखने लगा। धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा, पेड़ों की परछाइयाँ लंबी हो गई और सब कुछ धुंधला सा हो गया। लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी, माहौल बदलने लगा। हवा थोड़ी तेज हो गई, पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आने लगी। मगर अजीब बात यह थी कि वो आवाज़ कभी पास नहीं आती थी, हमेशा दूर ही रहती थी, जैसे कोई चीज़ उन कुत्तों को पास आने से रोक रही हो। मैं खुद को समझा रहा था कि सब नॉर्मल है। फिर देखते देखते रात के करीब 10 बज गए। मैंने टॉर्च चलाई, चारों तरफ देखा, सब शांत था। मैं चारपाई पर लेट गया और आंखें बंद कर ली। तभी मुझे लगा कोई मेरे पीछे से गुजरा है, बिल्कुल पीछे से, इतना पास कि उसके कपड़ों की सरसराहट मैंने सुन ली, जैसे कोई लंबा सा कुर्ता पहने हुए और वो मेरे बगल से निकल गया हो। मेरी आंखें एकदम खुल गई। मैंने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। टॉर्च घुमाई, रोशनी कब्रों पर पड़ी, परछाइयाँ नाचने लगी, लेकिन कोई दिखा नहीं। मैंने सोचा शायद वहम है, पहली रात का डर, आदत हो जाएगी। मैंने फिर से आंखें बंद कर ली, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैं करवटें बदलता रहा। कुछ मिनट बाद फिर वो आहट सुनाई दी, इस बार साफ साफ, जैसे कोई मिट्टी पर धीरे धीरे चल रहा हो। हर कदम के साथ मिट्टी दबने की आवाज़ आ रही थी। कदम धीमे थे, लेकिन जैसे कोई बोझिल पैरों से चल रहा हो। अब मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैं उठ बैठा। मेरे हाथ में टॉर्च थी, लेकिन हाथ कांप रहे थे। मैंने उठकर इधर उधर देखना शुरू किया। टॉर्च की रोशनी हर तरफ घुमाई, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया, सिर्फ कब्रें, पेड़ और अंधेरा। मैं वापस झोपड़ी की तरफ जाने लगा, पर तभी मुझे महसूस हुआ कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैं रुकता तो वो भी रुक जाता, मैं चलता तो वो भी चलने लगता। ये सिलसिला कुछ देर चलता रहा। मैंने अपने कदम रोके, सांस रोक ली और गौर से सुनना शुरू किया। हाँ, वहाँ कोई था। उसकी सांसें सुनाई दे रही थी, धीमी भारी सांसें। एक बार तो मुझे लगा कि उसने मेरी कंधे पर हाथ रख दिया है, इतनी पास थी वो आवाज़। मैंने झटके से पीछे देखा और टॉर्च घुमाई, और जो देखा वो आज तक नहीं भूल पाया। उस अंधेरे में 2 कब्रों के बीच कोई खड़ा था, धुंधला सा, लेकिन साफ दिख रहा था कि वो इंसान जैसा है। कोई सफ़ेद सा लिबास पहने, हाथ नीचे लटकाए हुए, सिर थोड़ा झुकाए हुए। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। टॉर्च की रोशनी उस तक पहुंचती हुई लगती थी, लेकिन चेहरा काला सा था, जैसे कोई परछाई हो। वो हिल नहीं रहा था, बस खड़ा था, एक पुतला सा। लेकिन मैं जानता था कि वो पुतला नहीं था, क्योंकि उसकी सांसें मैं सुन सकता था। मैं कुछ समझ नहीं पाया। मेरा दिमाग काम करना भूल गया। मेरे हाथ पैर जवाब देने लगे। बस एक ही ख्याल आया, यहाँ से भागना है और अभी भागना है। मैं बिना कुछ सोचे भागने लगा। टॉर्च कहीं गिर गई, लेकिन मुझे कहीं उसकी परवाह नहीं थी। कब्रों के बीच भागना आसान नहीं था। अंधेरा घना था, कुछ दिख नहीं रहा था। एक कब्र पर चढ़ा,
दूसरे से टकराया, पैर उखड़ता रहा। 2 बार गिरा, हाथ पैर छिल गए, मेरे घुटनों से खून बह रहा था, लेकिन मैं रुका नहीं। पीछे से वही कदमों की आवाज़ आ रही थी, पहले धीमे फिर तेज। अब वो दौड़ रहा था मेरे पीछे पीछे। वो करीब आता जा रहा था। मुझे लगा वो मुझे पकड़ लेगा, अब मेरी पीठ पर हाथ रख देगा। मैंने एक बार पीछे देखा और उसी पल मेरा पैर फिसल गया। मैं जोर से गिर पड़ा, मेरा सर किसी पत्थर से जा लगा। इस बार उतना मुश्किल हो गया। सांस फूल चुकी थी, शरीर जवाब दे रहा था, पैरों में चोट लग गई थी, मैं उठ नहीं पा रहा था और पीछे से वो आहट अब बहुत पास आ चुकी थी। मैंने आंखें बंद कर ली। मैं समझ गया था कि अब मैं बच नहीं सकता। तभी सब कुछ अचानक शांत हो गया, मानो कोई स्विच ऑफ कर दिया गया हो। हवा रुक गई, पत्तों की सरसराहट बंद हो गई, कुत्तों का भौंकना भी थम गया। ऐसे लगा जैसे समय थम गया हो, बस मेरी अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थी। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं धीरे धीरे उठा, मेरे हाथ मिट्टी पर थे। मैंने अपने आसपास देखा और सामने देखा। मैं एक ताज़ा कब्र के पास गिरा हुआ था। मिट्टी गीली थी और ऊपर एक लकड़ी का पट्टा रखा था। मैंने कांपते हाथों से उस पर जमी मिट्टी हटाई और जैसे ही उस पर लिखा नाम साफ दिखा, मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। वो मेरा नाम था, धीरज। मैं ठिठक गया। पहले तो लगा जैसे मुझे कुछ दिख नहीं रहा, शायद डर के मारे भ्रम हो रहा है। मैंने हाथ बढ़ाकर उस पट्टे को सहलाया। लकड़ी का नाम उकेरा हुआ था, खुरदुरा था। मैंने फिर से देखा, अपनी आंखें मल कर देखा। वहां साफ साफ लिखा था, धीरज। और उसके नीचे कुछ तारीखें थी जो मैं पढ़ नहीं पाया। मुझे समझ आ गया, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये कोई भूत प्रेत का डर नहीं था, ये कोई और ही खेल था। मैं इस जगह पर जिंदा नहीं था, या यूं कहूं कि ये जगह मुझे अपना मान चुकी थी। ये कब्र मेरी थी और वो सफ़ेद लिबास वाला, वो मेरा इंतज़ार कर रहा था मुझे इस कब्र में उतारने का। डर की जगह एक अलग ही सनसनी ने ले ली। मैं तुरंत उठा, मेरे पैरों में दर्द था, मेरा सिर फट रहा था, लेकिन मैं उठा। इस बार गेट की तरफ नहीं, बल्कि पीछे की टूटी दीवार की तरफ। मैंने सुना था कि कब्रिस्तान का मुख्य गेट रात में अपने आप बंद हो जाता था और कोई उसे खोल नहीं पाता था। तो मैं दीवार की तरफ भागा। दीवार करीब 7 फीट ऊंची थी और कई जगह से टूटी हुई थी। मैंने एक टूटी हुई जगह पकड़ी, ईंटों पर चढ़ने की कोशिश की। नाखून टूट गए, हाथ छिल गए। एक बार गिरा, फिर चढ़ा। आखिरकार मैं दीवार के ऊपर चढ़ गया और दूसरी तरफ कूद गया। मैं झाड़ियों में जा गिरा, कांटे चुभ गए, लेकिन मैं उठा और बिना रुके गांव की तरफ भागता रहा। उस रात के बाद मैंने वो काम छोड़ दिया। प्रधान जी से सीधे कह दिया कि मुझसे नहीं होगा। उन्होंने कुछ पूछा नहीं, बस मेरी तरफ देखा और 3 दिन के पैसे दे दिए। घर आया, लेकिन असली डर उसके बाद शुरू हुआ। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, फिर रात में मुझे नींद नहीं आने लगी। आंखें बंद करते ही वही कब्रें, वही सन्नाटा, वही सफेद लिबास वाला खड़ा हुआ शख्स दिखने लगता और एक अजीब सी बात होने लगी। मुझे मिट्टी की गंध आने लगी, वैसे ही जैसे उस कब्र के पास थी। गीली मिट्टी जिसमें सड़न और नमी दोनों का मेल होता था। ये गंध कभी भी आ जाती, दिन में भी रात में भी। मैं अपनी नाक पर हाथ रख लेता, लेकिन गंध हाथों से भी आती थी, जैसे मैं खुद ही मिट्टी में सना हुआ हूँ। धीरे धीरे मैं नींद में चलने लगा। पहले तो घर वालों ने ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन सुबह उठा तो मैंने पाया कि मैं कमरे में नहीं, बल्कि आंगन के कोने में पड़ा हुआ था। मेरे हाथ में मिट्टी थी। मैंने मिट्टी को अपने हाथों से मसल रहा था। दूसरे दिन सुबह मुझे घर के बाहर चबूतरे पर लेटा पाया। मुझे कुछ याद नहीं था। मैं हैरान था कि मैं वहां कैसे पहुंच गया। एक रात तो मैं गांव के बाहर उसी रास्ते पर खड़ा था जो कब्रिस्तान की तरफ जाता था। मेरे पैर उसी दिशा में थे, मानो कोई मेरा हाथ पकड़ कर ले जा रहा हो। मैंने खुद कहा, देखा तो मैंने पसीने छूट गए। मैं वहां कैसे पहुंच गया, मुझे कुछ याद नहीं था। मैं पीछे मुड़ा और भागता हुआ घर आया। अब मैं सच में डर गया। ये सिर्फ डर नहीं था, ये कोई चीज़ थी जो मुझे खींच रही थी, बुला रही थी। हर रात वो आवाज़ आती, कभी फुसफुसाहट, कभी सिर्फ सांसें। मैंने उसी दिन सब कुछ मम्मी पापा को बता दिया। पहले उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मजबूरी में काम किया था, अब छोड़ दिया है, सब ठीक हो जाएगा।
लेकिन एक रात उन्होंने खुद मुझे नींद में उठकर बाहर जाते देखा। मैं आंखें बंद किए, हाथ आगे बढ़ाए, बिल्कुल किसी भूत की तरह घर से बाहर निकल रहा था। मैं गेट की तरफ बढ़ रहा था। पिताजी ने जोर से झटका दिया तो मैं चौंका, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं था। अब वो भी घबरा गए। अगले दिन वो मुझे गांव के बाहर रहने वाले एक अघोरी बाबा के पास ले गए। वो बाबा गांव के करीब 3 किलोमीटर दूर शमशान के पास एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। उनका नाम था बाबा भैरवनाथ। बहुत कम लोग उनके पास जाते थे, लेकिन जो जाता था उसकी बात जरूर सुनते थे। मैं इन सब से ज़्यादा विश्वास नहीं करता था, लेकिन हालत ऐसी थी कि कोई और रास्ता भी नहीं था। बाबा ने मुझे ध्यान से देखा, मेरी आंखों में देर तक देखा, फिर मेरे हाथ की हथेली की उंगली फेरी। उनका शरीर भभूत से सना था और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फिर वो बोले, तू वहां से अकेला नहीं आया है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं सिहर गया। उन्होंने कहा, कुछ तेरे पीछे लग गया है और तुझे वापस बुला रहा है। तो उसकी जगह पर बैठा था, उसकी चारपाई पर सोया था। उसने तुझे अपना समझ लिया है। मैंने कहा, बाबा मुझे बचाइए, मेरी हालत ख़राब होती जा रही है। उन्होंने कहा, बचा लूँगा, पर जो कहूँगा ठीक से मानना होगा। अगर एक बार भी तूने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद उन्होंने पूजा शुरू की। देर रात तक चला। उन्होंने एक हवन कुंड जलाया, उसमें जो अजीब सी चीज़ें डाली, धतूरा, भांग, सफ़ेद फूल, कुछ ऐसा जिसकी गंध ने मेरा दिमाग घूम गया। धुआं इतना घना था कि आंखें बंद हो गई। वो मंत्र बड़बड़ाते रहे, कभी तेज कभी धीमे। उन्होंने मेरे माथे पर भभूत लगाई, काले धागे से मेरी कलाई नापी। बीच बीच में वो ऐसी बातें बोलते जिनका मतलब मुझे समझ नहीं आता। एक बार तो उन्होंने जोर से चिल्ला कर कहा, ये मेरा है, वापस जा, इसके पीछे मत लग। और तभी मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरी छाती से उतर रहा हो। एक भारीपन था जो कई दिनों से मेरे सीने पर बैठा था, वो हल्का होने लगा। मेरे हाथ पैर की ठंडक खत्म हुई। वो मिट्टी की गंध जो मेरे साथ चिपक गई थी धीरे धीरे कम होने लगी। पूजा के बाद उन्होंने मुझे एक ताबीज़ दिया, काले धागे में लिपटा हुआ, और कहा, अब कभी उस जगह के पास मत जाना और ये ताबीज़ कभी मत उतारना। अगर ये टूट जाए या गिर जाए तो तुरंत मेरे पास आना। तुझे अब कोई खिंचाव महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर हो तो समझ लेना कि वो फिर आ गया है। उस दिन के बाद सब धीरे धीरे ठीक होने लगा। पहले कुछ दिन तक लगा कि कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर धीरे धीरे नींद में चलना बंद हो गया, वो गंध आना बंद हो गई, और सबसे बड़ी बात, वो खिंचाव, वो अजीब सा खिंचाव, एहसास कि मुझे कहीं जाना है, ख़त्म हो गया। मैं फिर से सामान्य हो गया। हाँ, कुछ महीनों तक रात में अकेले सोने में दिक्कत आई, टॉर्च जलाकर सोता था, लेकिन धीरे धीरे सब सही हो गया। आज इतने सालों बाद मैंने ये कहानी बहुत कम लोगों को बताया हूँ, क्योंकि ये सुनने में अजीब लगती है और कुछ लोग या तो मजाक उड़ाते हैं या फिर डर जाते हैं, लेकिन मैंने इसे जिया है। मैंने उस रात उस कब्र पर अपना नाम देखा था। मैंने उस खिंचाव को महसूस किया था जो रोज़ रात मुझे उस जगह की ओर ले जाता रहा है। और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर मैं एक रात वहाँ सो जाता या एक दिन और देर से बाबा के पास जाता तो शायद आज ये कहानी मैं नहीं सुना रहा होता। और एक बात आज भी मानता हूँ, मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा सकती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ जाने की कीमत इंसान को बहुत भारी पड़ती है। आज भी जब कभी मैं उस रास्ते से गुजरता हूँ तो उस कब्रिस्तान की ओर नहीं देखता। कुछ साल पहले सुनने में आया कि उस कब्रिस्तान का वो गेट अब हटा दिया गया है और उस जगह पर एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपकी राय कमेंट में हमें ज़रूर दें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।